हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्ज़ाम एसेंशियल सीरीज़। जैसा कि आप सबको पता है, इस सीरीज़ में हम लोग कुछ टॉपिक्स लेते हैं डेली बेसिस पर, एक या दो टॉपिक, और उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। SPM के स्टूडेंट्स अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। इस पूरे जो सेशन है इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में, एज वेल एज प्रीवियस डे सेशन का आपको एसएमईज में PDF मिल जाएगा, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड एसएमईज बोथ इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। चलिए जी, आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर द स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, हमारे देश में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में वेरियस स्टेट्स हैं। अभी क्या होता है, ये स्टेट्स क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इन स्टेट्स को कुछ पावर्स सेपरेटली दी गई हैं। हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट्स की अपनी एक सेपरेट पावर है, यूनियन दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक पावर है। दोनों अपनी अपनी पावर अपने अपने एरियाज में एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अपनी बेसिक पॉलिटी क्लासेस में कि एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है, एक यूनियन लिस्ट बनाई है, एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है। स्टेट लिस्ट में जो पावर्स हैं उनको स्टेट एक्सरसाइज करते हैं, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, और जो कॉन्करेंट है उसमें दोनों करते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के पास में प्रेसिडेंस होता है, उनके पास में हायर पावर होती है। तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर। और इस फेडरल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो पूरे इंडिया के लिए काम करेगी, स्टेट्स अपने अपने एरियाज़ के लिए करेंगे, और उससे डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। अब होता ये है कि ये जो स्टेट्स अपना अपना काम तो करते ही हैं, हाउएवर विद इन द स्टेट्स बहुत बार सेपरेट स्टेट क्रिएट करने की डिमांड आती रही है। जैसे अभी के टाइम की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर इंडिया में वेरियस जो एरियाज़ हैं उनको, उनके बीच में डिमांड रही है कि उनको भी सेपरेट स्टेट रिकॉग्नाइज करा जाए। अगर मैं अभी जो प्रेजेंटली जो डिमांड चल रही है उसकी बात करूं तो जो यूपी होता है, वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है हरित प्रदेश। इसकी एक डिमांड चल रही है कि इसको एक सेपरेट स्टेट का एक मिल जाना चाहिए, सेपरेट स्टेट हुड मिलना चाहिए इसे। सिमिलरली अगर ईस्टर्न यूपी की बात करें तो पूर्वांचल जो है वहाँ पर एक डिमांड चल रही है, बुंदेलखंड में एक डिमांड चल रही है, गुजरात का जो पार्ट है सौराष्ट्र, यहाँ पर डिमांड चल रही है, कूर्ग में डिमांड चल रही है, बिहार में डिमांड चल रही है मिथिलांचल की, महाराष्ट्र में विदर्भ की डिमांड चल रही है, और अपने आसाम में भी ये डिमांड रही है। टाइम एंड अगेन ये डिमांड आती जाती रहती हैं कि एक स्टेट को तोड़ करके उसमें से सेपरेट एक स्टेट बना दिया जाए। अभी रिसेंट बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग करा गया, लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी अलग कर दिया गया। तो ये सब जो डिमांड्स है ना, ये होती ही रहती हैं अलग अलग समय पर। जम्मू एंड कश्मीर के केस में इसको यूनियन गवर्नमेंट ने करा था, बट अगर जिस जगह पर लोकल लेवल पर डिमांड रही है उसमें तेलंगाना का हम बात बोल सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये जो डिमांड्स होती रहती हैं, ये जो आती रहती हैं, ये डिमांड्स क्या अभी से ही हैं या ये पहले से ही हैं? तो देखिए, ये डिमांड कोई आज की नहीं है, ये हिस्टोरिकली ये बात हमेशा से ही होती रही है कि स्टेट्स जो इंडिया में, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशंस होना, दैट मीन्स नए नए स्टेट्स का बनना, या फिर पुरानों का मर्ज होना, ये हमेशा से रही है डिमांड। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक वीडियो की हेल्प से मैंने दिखाया है कि अलग अलग टाइम पर कैसे कैसे अलग अलग इंडिया में स्टेट्स जो थे वो फॉर्म होते रहे थे। और जब से ब्रिटिश गए हैं तब से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे पहले जब पहली बार ये बात आई कि कौन कौन से स्टेट्स इंडिया में होने चाहिए, तो SK धर कमीशन जो था उसने पहली बार ये बात बोली थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर, आप अगर देखेंगे यहाँ पर वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसके बेसिस पर स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात SK धर कमीशन ने बोली थी। और उस टाइम पर एक डिमांड बहुत कॉमनली चलती थी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनने चाहिए। उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं भाई, लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा डर था कि कहीं इंडिया की यूनिटी में ही प्रॉब्लम ना आ जाए। भाई, इंडिपेंडेंस के टाइम पर पार्टीशन हुआ था, हमने कल के क्लास में भी इसके बारे में बात करी थी। तो अभी पार्टीशन का डर सबको ही था कि भाई ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पर कंट्री डिवाइड हो चुकी थी, तो अब डर था कि कहीं लैंग्वेज के बेसिस पर ना हो जाए, और इसीलिए SK धर कमीशन ने इस बात को रिजेक्ट करा, बोला एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन बाद में भी ये डिमांड रही कि नहीं नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि रीजनल लेवल पर जो उस टाइम पर जो भाई कांग्रेस थी डोमिनेंट पार्टी, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता था तो डोमिनेंट पार्टी तो कांग्रेस थी, और रीजनल लेवल पर उसमें ये हमेशा से ही डिमांड रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाया जाए।
बाद में लेकिन जब बिकॉज पार्टीशन हुआ तो वो बात एक्सेप्ट नहीं करी गई कि नहीं पार्टीशन गलत हो जाएगा, उससे तो क्या पता और ख़राब हो जाए कंट्री। हावेवर फिर भी जब ये डिमांड रिजेक्ट हुई तो एक और कमीशन बना जिसको बोला जाता है JVP कमेटी, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम पर बनी ये कमेटी। और इसको भी यही था कि भाई स्टेट्स हमें कैसे बनाने हैं। इन लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं लैंग्वेज को तो नहीं हमें लेना है, नहीं बनानी है। हालांकि उसके बाद भी कंटिन्यूसली एजिटेशन चलता रहा। फाइनली फजल अली कमीशन आता है 1953 में और इसने बोला कि भाई स्टेट्स को बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने 4 क्राइटेरिया दिए स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के। 4 क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ थी कि इंडिया की नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी ये फॉरमोस्ट है, सबसे ऊपर इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, दैट मीन्स विद इन अ स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक जैसी लैंग्वेज रह रही है तो ये अच्छी चीज़ ही मानी जाएगी कि भाई लैंग्वेज अगर एक जैसी रह रही है तो अच्छी बात है, कल्चरली होमोजेनस रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी बात है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, जो भी स्टेट बनाया जा रहा है वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक तरीके से एक यूनिट के जैसा हो, वो अपने आप को अपने खर्चे मैनेज कर पाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, इस बात का ध्यान रखना है, और डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, इस बात का ध्यान रखना है। और फोर्थ बात बोली गई थी कि पब्लिक वेलफेयर हो। ये 4 बातें बोली जाती हैं। ये 4 बातें फजल अली कमीशन के जो रिकमेंडेशन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम के लिए, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। इसके बेसिस पर फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाई गई। आप अगर यहाँ पर देखोगे आपको इस मैप में तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये रिकमेंडेशन आने के बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि स्टेट्स जो है वो रीऑर्गेनाइज हो गए थे। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है, आप इसमें देखेंगे अलग अलग टाइम पर कैसे कैसे बने हैं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि बस एक बार फजल अली कमीशन ने बोला और उसके बाद स्टेट्स बन के ख़त्म हो गए। बाद में भी समय समय पर सरकार और स्टेट्स बनाती रही थी। जैसे बाद में नागालैंड बनता है, नॉर्थ ईस्ट के तो सारे ही स्टेट्स लगभग उसके बाद में ही बनते हैं, अलग अलग बनते रहे, और उसके बाद में भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा। तो स्टेट्स का बनना इंडिया के इंडिपेंडेंस का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इसमें होता रहा। अब देखिए, अब इस बात पर जरा आ जाते हैं कि ये जो स्टेट्स बनते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे बनवा रहा है, क्या प्रोविजंस हैं जिनसे ये स्टेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं या मर्ज हम करते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट्स के क्रिएशन की जो पावर होती है वो आर्टिकल 3 में दी हुई है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि न्यू स्टेट्स कैसे बन सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे हो सकती है और रीनेमिंग कैसे हो सकती है, ये आर्टिकल 3 में है। उसके कुछ रूल्स ले डाउन करे गए हैं। पहली बात तो उसको बोला गया है कि ये पावर जो है स्टेट्स बनाने की, रीनेम करने की, चेंज करने की, ये पार्लियामेंट की पावर है और ये एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। इसका ये प्रोसेस बोला गया है कि ऐसा कोई भी बिल जिसमें स्टेट्स के साथ में चेंजेस हो रहे हैं वो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं आ सकता है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ही होगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो उस एग्जिस्टिंग स्टेट की लेजिस्लेचर है, जो वहाँ की विधानसभा है, उसको भी कंसल्ट करना होगा और उनको अपने व्यूज़ देने होंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड में बिफोर एनी चेंजेस अप्रूव्ड। अब ये बात अलग है कि उनके व्यूज़ को नहीं माना जाए या माना जाए, ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही है, वो चाहे तो उनके व्यूज़ ना सुने। तो ये एक प्रोसेस भी ले डाउन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इसी के बेसिस पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो नए स्टेट्स होते हैं उनको क्रिएट करा जाता है या प्रीवियस को मर्ज करा जाता है। ये सारे चेंजेस इसके बेसिस पर होते हैं। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूसली स्टेट्स की डिमांड आती रहती है। पर्टिकुलरली छोटे स्टेट्स की डिमांड आ रही है, स्मॉलर स्टेट्स। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा बड़े स्टेट्स थे, है ना। फिर फजल अली कमीशन ने 14 करे, अब वो धीरे धीरे नंबर बढ़ता रहा और अब तो और छोटे छोटे स्टेट्स की डिमांड आने लग गई है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इतनी डिमांड आती रहती है कि नए स्टेट्स बनने चाहिए। अब कुछ बातें तो आप क्लियरली गेस कर सकते हो, जैसे कि एक ऑब्वियस सी चीज़ है जिसको आप गेस कर सकते हो कि डेवलपमेंट होता है भाई, है ना। विद इन अ स्टेट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर जगह का इक्वल डेवलपमेंट नहीं होता है। कोई एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया कम डेवलप्ड है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी।
या फिर इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस। अब जो एरिया कम डेवलप्ड होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो डिमांड करते रहते हैं कि भैया हमको हमारा अलग स्टेट दे दो और हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे, आप लोग नहीं मैनेज कर रहे हो, आपकी वजह से हम अंडर डेवलप्ड हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ होती है डेवलपमेंट। एग्जाम्पल तेलंगाना, उसके साथ में यही हुआ था। इसीलिए आजकल के टाइम पर जो विदर्भ की डिमांड चल रही है वो भी इसी बात पर बेस्ड है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है विदर्भ का। बाकी जो महाराष्ट्र है उसमें पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मुंबई, वो बहुत डेवलप्ड है, मुंबई, पुणे एंड ऑल दैट, बट जो ईस्टर्न वाला पार्ट है विदर्भ, वो डेवलप हो नहीं रहा है। तो ये डिमांड सबसे कॉमन यही रीज़न होता है। देन देयर आर अदर रीज़न, दैट इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लैंग्वेजेस जब अलग अलग होती है ना, जैसे कि इसका अगर एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र जो था, गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग हो गए थे, तो उसके पीछे रीज़न था कि भाई एक गुजराती बोलता था, एक मराठी बोलता था, दोनों अलग अलग है। ये जो डिमांड है लिंग्विस्टिक वाली, अपने आसाम में भी बोली जा सकती है। विद इन द आसाम भी कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं जिनमें अक्सर ये डिमांड आती है। अभी क्या होता है कि उसको, उस डिमांड्स को कई बार पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वहाँ के नहीं करते हैं, कई बार कुछ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन उसको रेज करते हैं, कई बार उस डिमांड को पार्शियली फुलफिल कर दिया जाता है 6th शेड्यूल स्टेटस देके। अभी 6th शेड्यूल क्या है और कैसे अलग है, ये एक सेपरेट बात है, आपने अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ा ही होगा, बट आपको आइडिया लग जा रहा है कि क्या है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक रीज़न होता है। देन थर्ड होता है कल्चरल आइडेंटिटी। भाई कल्चरली कोई पार्ट खुद को अलग मान रहा होता है, नहीं उसके जात मानता है ना। इसमें भी आसाम वाला एग्जाम्पल आ सकता है कि भाई बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो अपने को बाकियों से, बाकी स्टेट के लोगों से अलग पाते हैं, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हमें एक अलग पार्ट दो, हमें एक अलग स्टेट दो, क्योंकि कल्चरली हम उनसे मैच नहीं करते। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी डिमांड आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोई एक पार्ट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है विद इन अ स्टेट। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जो वेस्टर्न यूपी, जिसको हरित प्रदेश बोला जा रहा है, वो इसका एग्जाम्पल है। अब वेस्टर्न यूपी जो है वो दिल्ली के इतना पास में है कि उसमें दिल्ली का बहुत इन्फ्लुएंस है, जबकि यूपी की कैपिटल है लखनऊ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पर लोकेट होती है। बोला जाता है कि लखनऊ से वेस्टर्न यूपी का उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है और उतना अच्छा नहीं मैनेज हो रहा है, तो वेस्टर्न यूपी अलग हो जाना चाहिए, ये बात बोली जाती है। इसका एग्जाम्पल भी है, तेलंगाना जब अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना वाटर मैनेजमेंट करा, और जब उन्होंने अपना वाटर मैनेजमेंट अच्छा करा तो उनका जो पैडी प्रोडक्शन है, राइस है, वो 6 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जाम्पल भी है कि हाँ, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है अगर स्टेट्स जो होते हैं वो अपने को छोटा कर देते हैं, एक अलग पार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करने के लिए, ये ओरिजिनल आइडिया डॉक्टर अंबेडकर का था, जिसमें बोला गया था कि जो छोटे स्टेट्स होते हैं वो बेटर पॉलिटिकल एक्सेस, बेटर पॉलिटिकल राइट्स दे पाते हैं माइनॉरिटीज़ को। ये आइडिया डॉक्टर अंबेडकर का था। एंड द लास्ट पॉइंट इज गवर्नेंस में इनोवेशन होना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम बहुत छोटा है, अब सिक्किम ने क्या करा है, खुद को कंप्लीटली ऑर्गेनिक बना दिया है ना। वहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, ऑर्गेनिक बना दिया मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। अभी इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सिक्किम में अब अपने आप को वो एक सेपरेटली मार्केट कर रहा है कि भाई हम तो, हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही हो रहा है और हमारे यहाँ कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट नहीं यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, ये उसका एडवांटेज हो रहा है कि भाई उसके पास में ये उसको कर पा रहा है वही काम। अभी कोई बड़ा स्टेट हो वो ये काम नहीं कर सकता है ना। सो ये जो ये एडवांटेज मिलता है ये छोटे स्टेट्स को हो सकता है। सिमिलरली गोवा जो है छोटा सा स्टेट है, वो कर सकता है कुछ एक नए इनिशिएटिव्स। केरला कर सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव। बड़े स्टेट्स जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ा एरिया है, उनके लिए ऐसे नए नए टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर पाना, इनोवेशन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपको बता दिए गए, दैट इज़ वाई छोटे जो स्टेट्स होते हैं उनकी डिमांड आती है और यही एडवांटेज समझे जाते हैं छोटे स्टेट्स के। अब ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये जो छोटे स्टेट्स होते हैं इनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, या फिर क्यों ऐसा बोला जाए कि नए स्टेट्स नहीं क्रिएट होने चाहिए। देखिए अगेन यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है कि ज़्यादातर छोटे स्टेट्स की जो डिमांड आती है वो आती है वहाँ के लोगों की नहीं, वहाँ के पॉलिटिशियंस की। बहुत बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जानबूझ करके ऐसे एजेंडा, ऐसी डिमांड को रेज करते हैं
उनको हवा देते हैं, फैनिंग करते हैं, दैट मीन्स उसको जानबूझ करके इंसाइट करते हैं लोगों को। और बहुत बार स्टेटहुड को प्रोजेक्ट किया जाता है एज ए पैनेशिया, दैट मीन्स अगर स्टेट मिल जाएगा तो तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना। इसको ऐसे प्रोजेक्ट करा जाता है, बहुत बार पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि अगर कुछ किसी जगह के लोग बोलते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं है, पावर्टी है, गरीबी है, उतना अच्छा नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, तो उसको बोला जाता है कि अगर तुम्हें स्टेट मिल जाएगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब ये क्यों करा जाता है? उसका सिंपल रीज़न होता है पॉलिटिकल एम्बिशंस। भाई हर पॉलिटिशियन है तो वो भी बड़ा कुछ बनना चाहते हैं, बड़े सीएम और ये सब बनना चाहते हैं, और एम्बिशंस होती हैं, तो बहुत बार इस चक्कर में भी इन डिमांड्स को आगे कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट की बनने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके जब स्टेट बनता भी है तो उसके तब भी प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो, इसके भी चांस रहते हैं कि प्रॉब्लम एज इट इज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है ना। मैं जैसे यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट द न्यू स्टेट्स। भाई देखिए क्यों नहीं होने चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ है, इकोनॉमिक स्ट्रेन। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो स्टेट बनने में बहुत खर्चा भी आ जाता है, स्पेशली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना होता है तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसमें एग्जांपल है आंध्र प्रदेश, जब 2 पार्ट में टूटा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है उसको बनाने में बहुत आया। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का फिर से रोल होता है कि भाई एक ने बोला कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे, एक ने बोला हम 1 बनाएंगे, ऐसे भी बड़े इश्यूज चलते रहते हैं, एक्चुअली कभी डेवलप ही नहीं हो पाता है चीज़ें, तो ये भी एक इशू यहाँ पर आ जाता है। देन रिसोर्स एलोकेशन के इशू शुरू होने लग जाते हैं, है ना। वाटर शेयरिंग का, मिनरल्स शेयरिंग का डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। जब तक एक स्टेट था प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे थे वाटर को, जहाँ उन्होंने ब्रेक कर दिया वो हर कोई, अब दोनों स्टेट आपस में लड़ गए कि ये पानी मेरा है या पानी तुम्हारा है, रिसोर्सेज के इश्यूज आ जाते हैं। देन बाउंड्री डिस्प्यूट्स होने लग जाती हैं, है ना। जब भी कोई नई बाउंड्री बनती है स्टेट्स के बीच में तो उसमें फिर से आपस में टेरिटोरियल टेंशन हो जाती है कि ये किसका पार्ट है, ये किधर गया है, ये चीज़ आती है। देन पैंडोरास बॉक्स इफेक्ट। पैंडोरा बॉक्स का मतलब होता है, ये ऐसा एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बोला जाता है, माइथोलॉजिकल ऐसा बॉक्स बोला जाता है। पैंडोरा बॉक्स का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन अगर जिस पर आप कुछ करोगे तो उसकी वजह से 100 नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। पैंडोरा बॉक्स का मतलब है कि एक ऐसा आप कुछ एक जैसे बॉक्स मानिए आपने खोल दिया तो इट विल कॉज द रिलीज ऑफ 100 न्यू घोस्ट, है ना, 100 नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसको बोला जाता है पैंडोरा बॉक्स इफेक्ट। अब इसमें बोला जाता है कि जब भी एक नया छोटा स्टेट क्रिएट होता है, किसी एक स्टेट की डिमांड एक्सेप्ट करो कि भाई हम ठीक है चलो हमने तुम्हें 2 पार्ट में तोड़ दिया, या किसी एक जगह के लोगों की डिमांड एक्सेप्ट करो कि चलो ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, तुमको एक सेपरेट स्टेट दे दिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिमांड शुरू हो जाती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैंडोरा बॉक्स इफेक्ट। किसी एक की बात सुन ली, अब 100 लोग सेम बात बोलने लग गए, तो ये है पैंडोरास बॉक्स। एंड लास्टली बोला जा रहा है कि जब भी ये छोटे स्टेट्स बनते हैं तो स्मॉलर स्टेट्स अक्सर सेंटर पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको इलेक्शन विनिंग टूल के जैसा लेती हैं। जैसे कि जो टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बाद में जो बीआरएस बन गई, वो तेलंगाना में बहुत लंबे समय तक जीतती रही बिकॉज तेलंगाना में उसको वहाँ के उसने प्रोजेक्ट करा था कि तेलंगाना को हमने अलग करा, है ना, हमने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कराया, तो टीआरएस जो थी वो लंबे समय तक वहाँ पर जीतती रही सिंस तेलंगाना फॉर्म हुआ। उसके बाद जा करके फिर बाद में कांग्रेस जीती वहाँ पर आके। तो ये है पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट्स कि क्यों नए स्टेट्स नहीं होने चाहिए। जब भी हम लोग इसमें मेंस में पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को तो हम दोनों साइड देखते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो ये आपको सारे के सारे नुकसान बताए। अच्छा, अब हम लोग अगली ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है, दैट मीन्स हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए स्टेट्स क्रिएशन को लेके या उनके नहीं होने को। 4 मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़, स्टेट्स का, नए स्टेट्स का बनना या नहीं बनना ये किसी एक्सपर्ट कमेटी पर होना चाहिए, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कमेटी हो जो रिकमेंड करे स्टेट्स बने या नहीं बने। ये कमेटी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज के बेसिस पर
डिसाइड करे, क्लियर गाइडलाइंस हो, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो कि स्टेट बनना है या नहीं बनना है। जो भी स्टेट बने वो ऐसा हो जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, एटलीस्ट 60% अपना एक्सपेंडिचर जिस दिन से है उस दिन से ही वो अपना खुद का संभाल पाए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी तो हम रहेंगे। एंड लास्टली इक्विटेबल डेवलपमेंट हो विद इन द स्टेट हो। एज अ रिजल्ट ये जो डिमांड आती है नए स्टेट्स की, जो कि रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से, रीजनल इम्बैलेंसेस की वजह से आती है, ये डिमांड ही ना रहे। 4 चीज़ें बोली जा रही हैं, अगर ये होता है तो अपने आप ही ऐसी डिमांड भी कम हो जाएंगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगी, तो बेटर तरीके से ही अपनी कंट्री आगे बढ़ेगी। सो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं इन पर मैं आपको एंड पर लेकर के चलता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिलिमिटेशन। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जैसा कि मैं हर टॉपिक में करता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दे दी हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। आपकी बेसिक पॉलिटी क्लासेस का ये टॉपिक होता है, इसमें थोड़ी मेंस की डायमेंशन यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। सो देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें बोला जाता है कि उसका पर्पस है इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बोले तो लोकसभा की सीटें और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें, उनकी बाउंड्रीज डिसाइड करना, ये उसका पर्पस है ना। बाउंड्री डिसाइड करना इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये करता है डिलिमिटेशन कमीशन। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है रीड्रॉ करता है बाउंड्रीज को लोकसभा की एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। और ये कैसे और ये क्यों करता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है। किसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, किसी जगह की डिक्रीज होती है, किसी जगह की कम इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि हर 10 सालों में जो सीट्स होती हैं, लोकसभा की सीट है और विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है, उसको फिर से हमें रीड्रॉ करनी पड़ती है उसकी बाउंड्री बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ये उसका पार्ट। और ये क्यों जाता है, इसका बेसिक रीजन है, एक आदमी का जो वोट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, कहीं पर भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल होता है 1 वोट 1 वैल्यू, इस बात पे करी जाती है। इस पर अभी मैं 2 मिनट बाद और बात करूंगा, 1 वोट 1 वैल्यू, इस पर करेंगे। बट बिफोर दैट डिलिमिटेशन कमीशन कैसे काम करता है उसको एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं। सपोज अभी के टाइम पर 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आसाम में, और आसाम की पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस ये है। तो डिलिमिटेशन कमीशन इस तरह से उन 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करेगा जिससे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग सेम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा 14 से, जो भी आंसर आएगा अब देखा जाएगा कि किस जगह पर कितने लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से बनाई जाएंगी, इस तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मान लीजिए बनाया गया कि इसमें और इन दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हो जाए। लोग जो रह रहे हो इधर भी या फिर जो इधर भी हो वो दोनों में सेम हो जाए, सिमिलरली इधर और इन दोनों में सेम हो जाए। तो ये पूरा का पूरा आइडिया होता है डिलिमिटेशन का। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली का भी करा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर के जो प्रोविजन है उसमें बोला गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो जो भी बाउंड्रीज डिवाइड करेगा उसको कोर्ट में भी नहीं चैलेंज करा जा सकता है ना, और ना ही उसको कोई और लेजिस्लेटिव बॉडी, बोले तो पार्लियामेंट या कोई और, चेंज कर सकती है। ऐसा प्रोविजन है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन में कौन लोग होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या क्या पावर्स दी हैं, इसके बारे में बात करते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। सबसे पहले जुडिशियल कमीशन में कौन लोग होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एंड देन देयर आर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, इनसे बनता है। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ में काम करता है। फंक्शन क्या है, बाउंड्रीज डिसाइड करना,
इसके बेसिस पर रीएलोकेशन करना, पॉपुलेशन जो लेटेस्ट पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है उसके बेसिस पर जो बाउंड्रीज हैं उसको चेंज करके रीएलोकेट करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगी, है ना, उसका रीएलोकेशन करना। देन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के बेसिस पर उनके लिए जो सेपरेट सीट है, आपको पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, तो उनके लिए जो सीट्स हैं वो आइडेंटिफाई करना। एंड देन इसके जो काम करने का तरीका होता है उसमें मेजॉरिटी वोट के बेसिस पर होता है। ये लोग जो लोग हैं मेजॉरिटी वोट्स होते हैं इनके बेसिस पर होता है। एंड देन ये पब्लिशिंग करता है अपनी ड्राफ्ट रिकमेंडेशन को और पब्लिक हियरिंग्स भी लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं उसमें बोला जाता है, आर्टिकल 81 सबसे पहले, जिसमें बोला जाता है कि हर एक जो यूनियन जो स्टेट होती है, यूटी होती है, उनको सीट दी जाएगी इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आर्टिकल 82 बोलता है कि डिलिमिटेशन कमीशन होगा। आर्टिकल 170 to 170 स्टेट्स के लिए भी बोलता है डिलिमिटेशन कमीशन। एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने इस डिलिमिटेशन को फ्रीज करा हुआ है टिल 2026। इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करता हूँ। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हर 10 साल में बोले तो हर सेंसस के बाद में एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होना चाहिए। ये आर्टिकल 82 में ये बात बोली गई है। पर्पस सिंपल है कि ये जो स्टेट्स के बीच में सीट्स दी गई हैं, लोकसभा की सीट्स है, इन सीट्स में ये डिसाइड करना किस स्टेट के पास में कितनी सीट रहेंगी, किस स्टेट में विद इन द सीट बाउंड्री क्या होगी, ये बात डिसाइड करना। अकॉर्डिंगली डिलिमिटेशन कमीशन हर 10 साल में बनना था, तो 4 बार बना, 1952, 63, 73, इस तरह से बना। हाउएवर अगर आप देखोगे 1981 और 1991 के सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना। अब ऐसा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का उसने बोला कि डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया जाएगा टिल 2001। ये क्यों? देखिए, हो ये रहा था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में जैसे जैसे ग्रोथ हुई इंडिया की, हमने ऑब्जर्व करा 1970s 80s में पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज करने लग गई थी। इसको हम लोग कई बार इंडिया की हिस्ट्री में पॉपुलेशन बॉम्ब या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस फेज से भी जानते हैं। ड्रास्टिकली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब होता क्या है कि जिस जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि यही डिलिमिटेशन का लॉजिक है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर ही ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी। यही बात थी कि भाई जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा उस स्टेट के पास में सीट भी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास में लोग हैं। हर आदमी के वोट की कीमत सेम होने वाली है, तो जिसके ज़्यादा सीट उसके ज़्यादा वोट हो रहे हैं, जिसके ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा सीट हो रही है। सॉरी, तो ये बात पूरी होने लग गई। अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि डिलिमिटेशन फ्रीज कर दो। मतलब ये कि इवन दो विद इन द स्टेट्स पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो रही है, हो सकता है यूपी की पॉपुलेशन बहुत होगी, है ना, इट इज़ वेरी हाई पॉपुलेशन ऑफ यूपी, और हो सकता है तमिलनाडु की पॉपुलेशन उतनी कम है, वेरी लो है, येट बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है दैट डज नॉट मीन कि यूपी में अकॉर्डिंगली सीट्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। रीज़न इज, भाई यूपी ने पॉपुलेशन अगर बढ़ा ली तो क्यों फिर यूपी को इतना वो मिले कि हम तुम्हारी सारी सीट्स मिल जाएंगी, है ना। वरना तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा उसी को दे दो सारी सीट। अकेले यूपी डिसाइड कर ले कि किसकी कौन आएगा यूनियन गवर्नमेंट में, मोदी जी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। तो वो प्रॉब्लम को उसको एड्रेस ऐसे करा गया कि फ्रीज कर दो, कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा 2001 तक। तो सेंसस होते रहे, डिलिमिटेशन रोक दिया गया उस टाइम की पॉपुलेशन के बेसिस पर, है ना। अच्छा, इससे फायदा किसको हुआ? सदर्न स्टेट्स को ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल करा। पॉपुलेशन कंट्रोल होना ज़रूरी होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने पे प्रॉब्लम ही है ना, रिसोर्सेज नहीं मिलते पर पर्सन, तो इनको फ़ायदा हुआ। और इसीलिए इनकी आप अगर देखोगे प्रोपोर्शनेटली इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, है ना। नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब की बहुत पॉपुलेशन है, बट अकॉर्डिंगली उनकी उतनी सीट्स नहीं है। यहाँ पर सीट्स साउथ में ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इसको जब 42nd अमेंडमेंट में इसको फ्रीज करा तो 2001 तक फ्रीज था। 2001 के बाद में फिर से एक नया अमेंडमेंट आ जा रहा होता है जिसने बोल दिया गया 84th अमेंडमेंट ने कि भाई इसको हम इस चीज़ को 2026 तक फ्रीज करे दे रहा है, तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, विद इन द स्टेट्स चेंजेस होते थे, विद इन द स्टेट एज इन कि जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बट
आपस में नहीं होगा। अगर यूपी की 31 है तो उनके यूपी की 31 ही, सॉरी यूपी की अगर 80 है तो यूपी की 80 ही रहेगी, है ना। यूपी की अगर 80 है तो ये 80 रहेगी, अगर इसकी 29, अगर इसकी आसाम की 14 है तो ये 14 रहेंगी, ये नहीं चेंज होगा। वरना यूपी की पॉपुलेशन होने की वजह से हो सकता है इसकी बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो वो नहीं चेंज होगा, वो सेम रहेगा लॉजिक। हाउएवर विद इन द स्टेट जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज कर दी जाएंगी, ये पूरी की पूरी बात बन करके आई। अच्छा, ये हो गए पहले की बात। अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई आज के टाइम पर ये जो पूरा डिलिमिटेशन है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, ज़रा इसको देख लेते हैं। सी, मेन लॉजिक है डिलिमिटेशन का 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। चाहे वो यूपी का आदमी हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आसाम का हो, एक आदमी का जो वोट होता है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज डिलिमिटेशन फ्रीज कर दिया गया था 1971 के हिसाब से, आज के टाइम पर वहाँ पर एक वोट की वैल्यू कम है। रीज़न इज भाई नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखोगे इस जगह पर ज़्यादा लोग हैं जो कि मिल करके एक अपना एमपी भेजते हैं। आप देखते हो लोकसभा में एक एमपी यहाँ से आएगा, यहाँ पर कम लोग हैं, ये लोग मिलके एक एमपी भेजते हैं। अब चाहे इन लोगों ने अपना एक एमपी भेजा या इसका भेजा, एमपी तो दोनों ही है, सेम है। लोकसभा में तो दोनों ही एक सिंगल पर्सन के जैसा करेंगे, लोकसभा में सीट्स तो फिक्स्ड है। तो ये इनकी, अब इसने भी एक एमपी चूज करा, इसने भी करा। अब यहाँ पर कम लोगों ने एमपी चूज करा तो एज अ रिजल्ट इनके वोट की पावर बढ़ जाती है। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं उनके वोट की पावर कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने एक एमपी चूज करा। तो जब कम लोग एक एमपी चूज करते हैं तो उसके वोट की पावर बढ़ती है। और इसीलिए बोला जाता है कि डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है, सो दैट हर किसी के वोट की वैल्यू सेम बनी रहे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला था कि इंडिया में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस होती है डिलिमिटेशन की, दैट इज रिजर्व्ड सीट्स को आइडेंटिफाई करना करेक्टली। SC STs के लिए जो सीट्स है उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना, सो दैट उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि भाई किस जगह पर पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से हो। उससे क्या होता है कि किसी भी एक रीजन की कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं आने लग जाती है, फेयरली होता है। जिस जगह पर जैसी पॉपुलेशन उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये है सिग्निफिकेंस। बट देन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, चैलेंजेस ऑल्सो। लेट्स नाउ लुक एट द व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डिलिमिटेशन। पहला चैलेंज की बात करते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस होता है। जैसा कि मैंने बताया, सदर्न स्टेट्स ने ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी। अब अगर नया डिलिमिटेशन होगा तो दे विल बी पीनलाइज्ड। भाई अपनी पॉपुलेशन कम करी तो आज उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी एडिक्वेट सीट्स नहीं रहेंगी, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। उसने अपनी पॉपुलेशन कम करी। अब इसीलिए देखा गया रिसेंटली, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तमिलनाडु के CM स्टालिन जी और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू जी, दोनों ने अपने अपने यहाँ बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन करनी है। रीज़न इज पॉपुलेशन कम होने हो जाएगा तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन फिर अगले डिलिमिटेशन में नहीं मिलेगा शायद, है ना। भाई अभी तो 1971 के हिसाब से फ्रोजन है, बट अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ी और नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इवेंचुअली सीट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी नॉर्थ इंडिया में, सदर्न इंडिया का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। तो वो बोल भी रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ के कपल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए, ऐसा भी बोला जा रहा है। अच्छा, इसमें ये पहली बात है रीजनल इम्बैलेंसेस वाली। देन इकोनॉमिक कंसर्न्स आ जाती हैं यहाँ पर कि भाई वो जो स्टेट्स जिन्होंने खुद ज़्यादा इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं उनका रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अगर डिलिमिटेशन होता है। अब देखिए, जहाँ पॉपुलेशन कम है जनरली वहीं पर ही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज बेटर हैं। जब पॉपुलेशन कम है तभी तो अच्छी हेल्थ है, तभी तो अच्छी एजुकेशन है, वरना तो अच्छे स्कूल्स में लोग ही बच्चे हैं ही नहीं। कहाँ से देर आर नो गुड स्कूल्स, कहाँ अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे। जब पॉपुलेशन कम होती है तब अच्छी एजुकेशन हो पाती है, क्योंकि सरकार तब कर पाती है बच्चों के लिए और हेल्थ के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो बोला क्या जा रहा है कि जिन्होंने खुद को इकोनॉमिकली अच्छा डेवलप कर लिया अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करके, अगर डिलिमिटेशन हो जाता है तो उनको ही रिप्रेजेंटेशन कम मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम बोली जा रही है ना। सिमिलरली जिन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करी अब उनको अपनी सीट्स उनकी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बोला जा रहा है। यूपी जैसे जो स्टेट्स होंगे उनमें 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में तो इतनी कम पॉपुलेशन है शायद एक भी सीट्स नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है, या शायद एक सीट ही मिले।
माइग्रेशन में हो जाती है भाई, नॉर्थ इंडिया से इतने लोग माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द साउथ इंडिया, और जब लार्ज स्केल माइग्रेशन होएगा तो उसकी वजह से जो SC/STs के लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। वैसे तो वो रिजर्व्ड हैं बट माइग्रेंट्स वहाँ पर कुछ और है। सो देयर आर मेनी इश्यूज विद डिलिमिटेशन ऑल्सो, इट्स नॉट दैट कि इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगे। दोनों तरफ के इंटरेस्ट हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो विच आर एसोसिएटेड विद द डिलिमिटेशन। ये मैंने दोनों तरफ की आपको बात बताई। जैसा कि मैंने प्रीवियस में करा था, इस पूरी बात को भी मैंने यहाँ पर समराइज इस जगह पर कर दिया है। यहाँ पर मैंने वे फॉरवर्ड नहीं दिया है। द रीज़न इज दिस इशू कैन नॉट हैव अ वे फॉरवर्ड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, वेरी पॉलिटिकल। तो यहाँ पर मैंने अभी कोई वे फॉरवर्ड आपके सामने नहीं दिया है। अच्छा, कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर दोनों ही टॉपिक से, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस के भी आप देखोगे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन पर है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स इन द रिसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नए स्टेट्स जो फॉर्म होते हैं वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो आपको यहाँ पर न्यू स्टेट्स का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उसके बारे में बात करनी है कि किस तरीके से वो बेटर करता है। तो उसमें रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में लिखोगे, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखोगे, बेटर डेवलपमेंट, बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसमें तेलंगाना के एग्जाम्पल्स की बात करोगे, ये सब बातें इस जगह पर करोगे। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लाने हो तो वो भी ला सकते हैं कि किस तरह से जब महाराष्ट्र अलग होता है तो उसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी, मुंबई जो होती है फाइनेंशियल कैपिटल बन गई, गोवा ने किस तरह से ग्रोथ करी, यू कैन टॉक अबाउट दैट। अगला जो एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जाता है, देखोगे अगर जो फर्स्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये पार्ट एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए आप अगर देखोगे, है ना, इसका कोई बड़ा रिलेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट और तालुका वाला, ये बात का नहीं है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, कैन इट ऑल्सो बी जस्टिफाइड दैट मोर नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स वुड ब्रिंग इफेक्टिव गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। अगर हम लोग छोटे स्टेट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, अब जस्टिफाइड वाली बात बोली जाती है, जस्टिफाइड का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स दे करके बोथ साइड की बात करना। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि भाई जस्टिफाई करोगे, 10 नंबर का वैसे ये भी सवाल है 10 मार्क्स का ही, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि नए छोटे स्टेट्स आएंगे तो वो कैसे इफेक्टिव गवर्नेंस कराएंगे एज वेल एज कैसे नहीं कराएंगे, और तब आप जस्टिफाई करोगे इस बात को। तो दोनों तरफ की बात करनी है ना। ज़्यादा तो आपको यही करना है कि मोर नंबर ऑफ स्टेट्स से इफेक्टिव गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस बेटर हो जाएगी। कैसे बेटर होएगी आपको बताया हुआ है पहले, आप बताओगे पॉइंट्स में। फिर ये भी कि कैसे नहीं होगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिस विल नॉट बी एन ईजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसको आपको आंसर करना है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।